नमस्ते। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कभी सोचा है कि भारत पर हुकूमत करने वाली पहली ब्रिटिश ताकत कोई सरकार नहीं बल्कि एक ट्रेडिंग कंपनी थी? जी हाँ। तो आज हम भारत के संवैधानिक विकास के इसी दिलचस्प सफर को समझने वाले हैं कि कैसे शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे ब्रिटिश क्राउन तक पहुंचा। अच्छा, तो इस चार्ट को देखिए। ये समझिए कि हमारी पूरी कहानी का एक रोड मैप है। इसमें साफ साफ दो हिस्से दिख रहे हैं ना। एक तरफ है कंपनी का शासन जो 1858 तक चला और दूसरी तरफ है क्राउन का शासन जो 1947 तक। तो चलिए इन दोनों दौर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ब्रिटिश शासन हमेशा एक जैसा नहीं था। ये असल में दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, जहां ताकत अलग अलग लोगों के हाथों में थी। तो फर्क साफ है। पहले दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी, भारत पर राज कर रही थी। और फिर 1858 के बाद सीन पूरी तरह बदल गया और ब्रिटिश सरकार ने डायरेक्ट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। तो सवाल यह है कि कंपनी के शासन के दौरान हो क्या रहा था। जैसे जैसे कंपनी की ताकत बढ़ रही थी, ब्रिटिश संसद ने सोचा कि भाई इस पर लगाम कसनी पड़ेगी। और बस यहीं से शुरू हुआ कानून बनाने का सिलसिला। आइए देखते हैं वो कौन से बड़े कानून थे। इस टाइमलाइन से एक पैटर्न साफ नजर आता है। ब्रिटिश संसद लगातार दखल दे रही थी। लगभग हर 20 साल में एक नया कानून आ जाता था जो कंपनी की ताकत को थोड़ा और कम करता था और संसद का कंट्रोल थोड़ा और बढ़ाता था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट एक बहुत बड़ा मोड़ था। इसी कानून ने भारत में एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यानी केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। बंगाल के गवर्नर जनरल को सबसे ज्यादा पावर दी गई। मतलब पूरे भारत पर एक जगह से कंट्रोल करने की यह पहली कोशिश थी। फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट और इसने एक बड़ा ही दिलचस्प सिस्टम बनाया जिसे दोहरा नियंत्रण कहते हैं। अब कंपनी के व्यापार से जुड़े मामले देखने के लिए थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और राजनीतिक मामले देखने के लिए बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी पावर को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। 1833 तक आते आते ये सेंट्रलाइजेशन अपने पीक पर पहुंच गया। अब बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। और सबसे बड़ी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार वाला काम पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब वो सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी यानी शासन चलाने वाली संस्था बनकर रह गई थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर कंपनी भारत पर शासन कर रही थी तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिश क्राउन ने सीधे आकर कमान संभाल ली? जरूर कोई बहुत बड़ी घटना हुई होगी, है ना? और वो बहुत बड़ी घटना थी 1857 का विद्रोह। इस एक विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। इसी का नतीजा था कि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी से सारी ताकत छीन ली और भारत को सीधे अपने शासन में ले लिया। 1858 के एक्ट के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी का खेल खत्म हो गया। गवर्नर जनरल की पोस्ट का नाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया, जो सीधे ब्रिटिश क्राउन का नुमाइंदा होता था। यह सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये एक पूरे नए दौर की शुरुआत थी। इसके बाद 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार आए। इन्होंने एक तरफ तो भारतीयों को सरकार में थोड़ी ज्यादा भागीदारी दी, लेकिन साथ ही एक बहुत विवादास्पद चीज भी शुरू की, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल। इस एक फैसले ने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया और कहीं ना कहीं भविष्य में होने वाले बंटवारे के बीज भी बो दिए। तो चलिए अब हम इस कहानी के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। अब देखते हैं कि वो कौन से आखिरी कानून थे जिन्होंने ब्रिटिश राज को खत्म किया और भारत की आज़ादी का रास्ता खोला। हमारे चार्ट का ये आखिरी हिस्सा हमें सीधे आज़ादी की मंजिल तक ले जाता है। इसकी शुरुआत होती है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, जो खुद के शासन की तरफ एक बड़ा कदम था। और ये सफ़र ख़त्म होता है 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पर, जिसने ब्रिटिश राज का अंत कर दिया। तो ये थे आखिरी और सबसे अहम मील के पत्थर। 1935 का एक्ट जो एक मिनी संविधान जैसा था, फिर 1947 का एक्ट जिसने आज़ादी तो दी लेकिन साथ में बंटवारे का जख्म भी दिया, और आखिर में संविधान सभा का गठन जिसके कंधों पर एक नए आज़ाद भारत का संविधान बनाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और बस इसी के साथ करीब 200 साल लंबा ब्रिटिश शासन खत्म हो गया। वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद भी खत्म कर दिए गए। अब सत्ता पूरी तरह से 100% भारतीय हाथों में थी। तो अंग्रेजों का बनाया हुआ संवैधानिक ढांचा तो खत्म हो गया, लेकिन एक आज़ाद भारत के लिए अपना खुद का संविधान बनाने की असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी।
ये एक युग का अंत था और एक नए, अनिश्चित लेकिन उम्मीदों से भरे भविष्य की शुरुआत। सोचने वाली बात है कि उस वक्त के नए भारत के निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या रही होगी।